बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत टुनाइट के आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं शुमाइला चौधरी। हमारे आज के एजेंडा में शामिल है भारतीय दहशतगर्द खित्ते के अमन पर हमलावर, डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान की मईशत में नुमायां बेहतरी आई है, तर्जमान IMF। बानी PTI का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने से इनकार। ये तो बच्चे हैं, इन्हें जल्द सो जाने की आदत है। मासूम बच्चे बुज़दिल दुश्मन के निशाने पर। इस पर माहिराना राय देंगे रिजवान रजी, अमीन हफीज और जवाद फैजी साहब। अस्सलाम वालेकुम आप तीनों को। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और हमेशा की तरह जुम्मा मुबारक आप दोनों को। आज रजी दादा, आज आपको भी दिल की गहराइयों से बड़ी मेहरबानी। लेकिन आऊंगी मैं इधर से आज। आइए आइए। मैं यस अमीन हफीज साहब की तरफ से आ जाऊंगी क्योंकि बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। नया सूट पहना है आपने अमीन साहब। बार बार खुश खुश इधर उधर उत्ते थल्ले ना ऐसे ना करे। खुशियों में नए सूट सिलवाए जाते हैं, आपको पता है हमारे तो फिर मशहूर है ना। अब तो पहले तो हम खुश होते थे, अब तो पूरी कौम खुश है। को अब एक खुशी नहीं है, दो खुशियां नहीं है। अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ताला नजरबाद से बचाए। आमीन, आमीन, आमीन। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान मजमूई तौर पर इस वक्त खुशियों में खेल रहा है। बिल्कुल। और दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो रहमतें, जो फजल, जो करम पाकिस्तान पे किया है, इसको कायम और दायम रखे। मुबारक ले लें आप मुझसे। नजर ना लगा दें यार खुशियों। मुबारक ले लें मुझसे अमीन साहब, मुझसे मुबारक ले लें। दूर कहें चश्मे बदूर, मुझसे मुबारक ले लें। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अमीन साहब है ना, उनको तो ये जो हमारे 5 स्टार जनरल बने हैं ना, फील्ड मार्शल, उनको ये हजम ही नहीं हो रहा। और वो ऐसी ऐसी बातें अब कहनी शुरू हो गए हैं। नहीं हजम हो रहा तो सुसाइड कर ले, मेरा तो मशवरा है। नहीं, मैं तो एक बात बता दूं, अगर मेरी बात दूर ना जाए रजी दादा, फिर मेरी बात दूर चली जाती है। अगर मेरी बात दूर ना जाए तो यहाँ जो बड़े बड़े ओहदों पे, आर्मी के ओहदों पे आए हैं, वो अपने प्राइम मिनिस्टर की गर्दन काटते रहे हैं। हमारे फील्ड मार्शल ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर की गर्दन काट के फील्ड मार्शल का एजाज हासिल किया है। ये मैं बात रिकॉर्ड पे करना चाहता हूं। मोदी अब 6 महीने है, साल है, 1.5 साल है, वो जितनी देर भी है, वो बस आज गया, कल गया, सुबह गया, शाम गया। मोदी अब अपने मुल्क में एज ए प्राइम मिनिस्टर अपनी बुनियाद खो बैठा है। और हमारे फील्ड मार्शल ने साबित कर दिया, जनरल आसिम मुनीर साहब ने, कि उन्होंने जो चंद घंटे की लड़ाई में, लोग तो कह रहे हैं ना कि 6 और 7 मई से शुरू होने वाली 10 मई को खत्म हुई, 1.5 घंटे, मतलब 1.5 घंटे अमलन जो पाकिस्तान की तरफ से चंद घंटों की लड़ाई ने इंडिया को तहस नहस करके रख दिया। और ये बता दिया है, जिस तरह हमारे DG ISPR ने कहा है, कमाल है, पप्पी लेने को। हालांकि उन्होंने कहा है कि आप कहते हैं कि आप, आखिरी बात, आप कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान का पानी बंद करें। हमारे DG ISPR ने कहा, मुशर्रफ साहब ने, आप पानी बंद करें, हम आपका सांस बंद कर दें। नहीं, ये बात करने की ये बात जो है ना, पानी बंद करने वाली पुरानी हो चुकी है। एक बात का तो आप दाद दें कि इतनी जल्दी पाकिस्तानी फौज ने फतह हासिल की है कि मेरे भाई को आय हाय हाय करने का भी मौका नहीं मिला। अमीन साहब, आप तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने पूरी कौम को, मैंने कहा था मुबारक ले लें, मार्का हक की फतह पर मुबारकबाद दी और ये वाला मैसेज दे दिया जो अभी आप बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा अब जो है भारत हमारी तरफ देखने से पहले 100 बार सोचेगा। और रही हमारे DG ISPR की बात, तो वो आपने कहा कि वो सांस बंद कर देंगे। उन्होंने तो वैसे भी आज जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने उसमें भारत की 20 साला रियासती दहशतगर्दी को सबूतों के साथ बेनकाब किया। देखिए, बड़ी क्लियर बात है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें सेक्रेटरी दाखिला हमारे मोहम्मद खुरम आगा भी मौजूद थे, अहमद शरीफ साहब भी, मैं कहता हूं जी, एक मुझे पता है। वैसे मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, खुरम आगा साहब कुछ बोले भी हैं। जी बोले, बिल्कुल बोले। अच्छा, मैनू क्यों नहीं नजर आए? वो तो थोड़ी केबल टोरगी होनी। असल में आपका अहमद शरीफ साहब से प्यार ज्यादा है ना। हाय 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 हाय। वो कहते हैं ना कि उसने कहा कि मेरा चमन
गली में से गुजर रहा था मेरा शहजादा, तो मुझे तो वो शहजादा बड़ा प्यारा लगा। उन्हें कहा कि अम्मी जी ਉਹਦੇ ਨਾਲ दो दोस्त भी सन। कहती मैनू ते अपना सतारा ही, अपना ही प्यारा ही जरा ना, अपना जिगर दा टुकड़ा ही सब तो ज्यादा हसीन। अच्छा, बहुत अच्छा काम किया है इस बार जो उन्होंने हर चीज खोल खोल के दिखाई है, प्रूफ के साथ दिखाई। पहले तो सिर्फ बताते ही थे ना, अब तो भारत को प्रॉपर वे इनका। सर मैं कहता हूँ ये जो डीजी ISPR अहमद शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सेक्रेटरी दाखिला को साथ बिठा के की गई, ये बेसिक मकसद ये था कि ये जो सिविल और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की, उसका मुत्तफिका फैसला ये है कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2 दहाइयों से जितनी दहशतगर्दी हो रही है उसके अक्सरियत जो चीजें हैं, जो वाकयात है, उसमें भारत मुलव्वस है। इसमें कैटेगोरिकली कहा गया है कि जो दहशतगर्द जिनको अब नाम दे दिया गया है फितना अल हिंदुस्तान, बड़ा खूबसूरत नाम दिया, मैं वैसे कहता ये हूं जी, डिजर्व करते थे। असल बात यह है कि हिंदुस्तान फितना है, बस सादा लफ्जों में ये बात बता दें, हिंदुस्तानी फितना है, हिंदुस्तानी फितना। BLA अच्छा, या उन्होंने कहा है कि जो गिरफ्तार हुए हैं मुख्तलिफ दहशतगर्द मुख्तलिफ मकामात से, मुख्तलिफ दहशतगर्दी के वाकया से, उन्होंने कैटेगोरिकली ओन किया है, रिकॉर्ड में चीजें मौजूद हैं कि उनको माली इमदाद और उनकी तरबियत भारत करता रहा है कि पाकिस्तान में बदअमनी फैलाई जाए। भारत का अपना इतराफ है, हाँ। भूषण यादव का बयान मौजूद है। अब उसमें शुमाइला जो बात है ना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में जो हम ये कह सकते हैं वो ये कह रहे हैं कि जो जाफर एक्सप्रेस का वाकया है जी, अब उसके बाद ये जो हमारा बुनियाद मरसूस और मार्का हक जो है उसने इंडिया के अंदर जो खलबली मचा दिया है, हमारी अफवाज पाकिस्तान और उसमें स्पेशली हमारे शहीन जो फजाओं में जिन्होंने चंद घंटे की लड़ाई में भारत को साबित कर दिया अपनी बर्तरी, अब वो अमलन तो कुछ कर नहीं सकते। वो जिसको कहते हैं ना, फिर मैं मिसाल देना भैरी और जरी महल्ले दी चाची फफे कुटनी होंदी है, हुण दाएं बाएं फफे कुटनी मुख्तलिफ बातें पाकिस्तान के खिलाफ कर रही है। नहीं, वो बच्चों की लड़ाई हो ना, तो जिसको लड़ाई या लड़ाई लड़ाई Okay. वो बच्चियों की लड़ाई हो, एक को मार पड़े, दूसरा फरीक उसको मार कूट के वहां से चला जाए, वो फिर जमीन से उठता है और गुस्से से देखता है उन जाते हुए की तरफ और उनकी तरफ थूक करता है और घर भाग जाता है। ठीक है मुझे मोदी उस बच्चे की तरह लग रहा है जिसको मार पड़ गई है, अब वो और तो कुछ कर नहीं सकता, तो वो मुख्तलिफ जगहों पे जाके थू कर रहा है, ठीक है, और खिताब करते हुए पाए जाते हैं मोदी अच्छा, साहब। इस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रजी दादा हमारे डीजी ISPR ने पाकिस्तानी मीडिया की और तारीफ भी की है और उन्होंने कहा है कि बड़ा जिम्मेदाराना रवैया रहा है इनका, और एज कम्पेयर टू भारत की अगर बात करें तो बहुत ही गैर जिम्मेदार है। हम बात करते रहते हैं, वहाँ पे बैठ के भारतीय मीडिया पे पाकिस्तान के जो फौजी अफसर हैं, उनके जो जवान हैं, उनके सिरों की कीमतें लगाई जाती हैं। हाँ, वो सारा कुछ उन्होंने दिखाया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, ये डॉक्यूमेंट्स या ये जो दस्तावेजी सबूत हैं, ये तो मौजूद थे उनके टीवी चैनल्स के ऊपर, जो जिस तरह दहशतगर्दी को प्रमोट किया जाता है और जिस तरह जो है वो दहशतगर्दों को उनका टीवी जो है, और मैं दहशतगर्द जब कह रहा हूं तो अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक करार दिए गए दहशतगर्दों की बात कर रहा हूं। ठीक है, मुसद्दका, हाँ, मुसद्दका दहशतगर्दों को सिर्फ पाकिस्तान की नफरत में, मुसलमानों की नफरत में, इस्लाम की नफरत में जिस तरह वहां पे बिठा कर हीरोइक वेलकम दिया जाता है, उनको एयर टाइम दिया जाता है, ये तो दुनिया के अंदर दहशतगर्दी एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, ठीक है ना। ये इसको तो बहुत पहले नोटिस लिया जाना चाहिए था, ये बहुत लेट हुई है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, और मैं समझता हूं कि जनाब अहमद शरीफ साहब ने ये फर्ज कफाया अदा किया, ये पाकिस्तान की रियासत को बहुत पहले से शुरू कर देना चाहिए था, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ दरमियान में अमन की आशा चल पड़ी थी, तो उस आशा की वजह से अब हम भारत को जो हकायक होते हैं वो भी बयान नहीं करते। कम से कम आप हकायक तो बयान करें ना, कि ये आपके बंदे ने यहाँ पे बैठ के इंस्टिगेट किया और ये पाकिस्तान के अंदर ये वाकया दहशतगर्दी का हो गया। सही, बहुत अच्छी रिसर्च हुई थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, जिसने भी की उसके लिए एप्रिसिएशन, उसके लिए तहसीन।
और पहले भी इस तरह की एक दो कोशिशें हुई थी, लेकिन वो उस तरह वेल रिहर्स नहीं थी और उस तरह से कोहेसिव नहीं थी हकायक के अंदर। यहाँ पे आप देखिए तो किसी मतलब के चाबक दस्त एंकर की तरह उन्होंने जो बात कही उसके सबूत चलाए, बिल्कुल। और वहीं से वो सबूत चले जहां से चलने चाहिए थे। मतलब होता है ना कि बाज़ औक़ात कि ये लगा दें, ये सबूत, दिखा दें, नहीं ऐसा नहीं था। बात वो जैसे जैसे बात करते जाते थे वैसे वैसे उसके रिलेटेड सबूत डिस्प्ले होते जाते थे, ठीक है। और मतलब कि अच्छा, ये ना कुछ लोगों की पर्सनल कन्विक्शन भी होती है। मुझे इसमें उनकी जाती जो कमिटमेंट थी वो ज्यादा नजर आई अहमद साहब की, ठीक है। वो तो हम में से भी कोई बात करते हैं तो इतने हम जज्बाती हुए हुए हैं अब तो वो तो नजर आता है। ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो 22 के बाद हो जानी चाहिए थी, 22 अप्रैल ठीक के कह बाद। रहे हैं, यही मैंने कहा है कि बहुत लेट लेकिन मतलब प्रूफ हो सामने गई, लाए। चले हो गई, ये बड़ी बात है। रियासत पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ दहशतगर्दी के इल्जाम के बयानिए को ओन कर लिया और लेकिन मैं एक बात जो है उसकी तस्हीह करना चाह रहा हूं। देखिए 22 तारीख से सिर्फ पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन ने भारत के खिलाफ मोर्चा लगाया था। ठीक। प्राइवेट मीडिया चैनल जो हैं वो 4 मई तक जो है वो दाएं बाएं झांक रहे थे कि बानी पीटीआई को खांसी आ गई, बानी पीटीआई की पांव में मोच आ गई, उनके पेट में दर्द हो गया, वो ये इसी पे लगे हुए थे 4 मई तक। मैं पूरी तरह नोट करता रहा हूं। सिर्फ पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन और हमारे जो हैं वो सलीम चौधरी साहब, हम ही डटे हुए थे मोर्चे के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे वो सिचुएशन रूम बना हुआ था और दिन रात उसके अंदर से ट्रांसमिशन और हो हमारे रही थी। प्रोग्राम सिचुएशन रूम में हो रहे थे, हमारे सबके प्रोग्राम करंट अफेयर के उधर चले गए थे। जो कंटिन्यूसली मोर्चा लगाया है वो पाकिस्तान टेलीविजन ने लगाया है। प्राइवेट चैनल तब आए हैं जब हालात जो थे वो उस नहज पे पहुंच गए जहां पे भारत उसको ले जाना चाह रहा था, हम नहीं ले जाना चाह रहे थे, ठीक है। तो जब ज़ाहिर खबर बनने लगी और आलमी खबर बनने लगी, और आलमी खबर क्या थी कि भारत जिसका हमसे 13 गुना ज्यादा दिफाई बजट है उसको हमने थोड़े पैसों में जाके कम खर्च बाला नशीन चपेरे मारी हैं जी, चपेरे मारी। हाय हाय हाय, मोला जट गया वो कहंदे ने मोले नु मोला ना मारे तो मोला नहीं मरदा, तो मोला ऐसे गया कोई नूरी नत नहीं आया। हाय 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 हाय। और अभी जो डीजीआईएसपीआर ने आखिरी बात कर लें फिर फैजी साहब की तरफ चलते हैं। फैजी साहब भी माशाल्लाह बड़ी तैयारी के साथ बैठे हैं। डीजीआईएसपीआर ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बड़ी कैटेगोरिकली कही, आपने नोट की होगी। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के जो अवाम हैं वो हमारे भाई हैं और हमारे दिल के साथ धड़कते हैं। हाय हाय हाय। और ये जो दहशतगर्दी होती है बलूचिस्तान में हो पूरे पाकिस्तान में, इसके पीछे इंडिया। फैजी साहब इसके पीछे इंडिया है, लेकिन डीजीआईएसपीआर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मारंग बलोच का चेहरा जो है वो सारी दुनिया के सामने बड़ा बेनकाब कर दिया। उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दों की लाशें रिसीव करने मारंग बलोच साहिबा खुद आई थी, और ये बलोच है भी नहीं, वैसे जाली बलोच है। हाँ जी, यकीनन ये बलोच नहीं है, इन्होंने बलोच का टाइटल अपने साथ लगा रखा है और इसमें भी कोई शक नहीं है। देखिए 2-3 चीज़ें, काफ़ी दोस्तों ने मेरी बात कर ली तफसील से। इशू ये है कि आज की अगर मीडिया टॉक प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा जाए तो ये खालिसतन पैगाम बड़ा वाज़े था। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो अपने ही फील्ड मार्शल जनाब सैयद हाफिज आसम मुनीर शाह का, जो उन्होंने खुजदार में होने वाले हमले के 45 मिनट बाद ही दे दिया था कि ये मनादी करा दो, ये ऐलान कर दो, ये वाजे कर दो कि दुश्मन हो या दोस्त नुमा दुश्मन हो, या करीब का हो या दूर का हो, हमने ये कहा था कि हम इबादत गाहों पे हमला आवर नहीं होंगे। हमने ये कहा था कि हम खवातीन और बुजुर्गों पे हमला आवर नहीं होंगे। हमने ये कहा था, हमारा मजहब ये कहता है कि दरख्त हो, अजनास हो, फल हो, सब्जियां हो, खुराक हो, हम उस पे हमला आवर नहीं होंगे। लेकिन ये पूरी दुनिया को बता दो कि करीब तर हो या दूर तरीन हो, उस तक पहुंचा जाएगा।
कत्ल का जवाब कत्ल होगा, हाथ का जवाब हाथ होगा, नाक का जवाब नाक होगा, कान का जवाब कान होगा। और ये इस्लाम हमें सिखाता है कि अगर हम खवातीन का एहतराम करना जानते हैं, अगर हम ज़ईफ़ों के साथ मोहब्बत अकीदत करना जानते हैं, तो फिर अपने कातलों के साथ और अपने मासूम से फूल जैसे बच्चों के हवाले से भी इस चीज को अब नहीं रखेंगे। और जहां जहां ये पता चल गया कि इन बच्चों का कातिल कहां पे है, वो जहां पे भी हो, वो बलूचिस्तान के करीब हो या समंदर पार हो, वहां पे पहुंचा जाएगा। और अब पूरा पूरा कुरान की एक आयत है कि पूरा पूरा बदला जो है वो लिया जाएगा। एक बात। दूसरी चीज, आज की इस कॉन्फ्रेंस से एक दफा फिर वो जो पहले अहमद शरीफ चौधरी साहब ने कहा था ना कि जब हम जवाब देंगे तो गूंज पूरी दुनिया सुनेगी, आज फिर से एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि जिसकी अभी से गूंज शुरू हो गई है, कान हो गए हैं, सब तक इतला चली गई है कि अब हम माफी नहीं दे सकते, अब हम इनफ इज इनफ, पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा है। ठीक किया कि हमें अब उन्होंने पूरा तो ताक़ुब भी किया जाएगा और आंखों में आंखें डालकर बदला भी लिया जाएगा। यहाँ पे लेनी है हमें एक छोटी सी ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक। फैजी साहब, ब्रेक आ गई थी और आपकी बात रह गई थी बीच में, आप कंप्लीट करें प्लीज। बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा और बदला लिया जाएगा। देखें, इसके साथ साथ जो मैं असल बात ये कहना चाह रहा हूँ ना कि हमें अब ये इदराक हो चुका है, हमें ये पता लग चुका है कि हमारे दोस्त कौन है, हमारे दुश्मन कौन है, कौन साजिशें करता है, हम मॉनिटरिंग किस किस की कर रहे हैं, हमारी कौन कौन कर रहा है, यहाँ पे कौन से फितने पैदा किए जा सकते हैं। हिंदुस्तान अब खुल के तो शायद जंग उस तरह से नहीं कर सकेगा। हाँ, हमें अब नजरें रखना होंगी मसल की बुनियाद पे, मजहबी बुनियाद पे, ज़ात बरादरी के बुनियाद पे, सियासी बुनियाद पे। और वो जो शगुफे छोड़ने वाले हैं ना, वो जो ट्रेंड चलाने वाले हैं, हमें उन पे भी नजर रखनी होगी। दुश्मन फिर से हमला आवर होने की कोशिश करेगा और हम चुकन्ना है, मुस्तैद है, फाल है। नेबरहुड वॉच का कॉन्सेप्ट है पूरी दुनिया में कि मोहल्ले पे नजर रखें, हमें वो रखनी होगी। इसके साथ साथ शुमाइला एक बात और भी बड़ी वाज़ेह है, मीडिया की अभी बात हो रही थी, मैं हैरान हो जाता हूं और मैं वाकईतन मुझे शर्म आती है कि वो मीडिया हिंदुस्तान का और वो हिंदुस्तान जिसने रजी, अमीन हफीज, शुमाइला, पीटीवी, जवाद फैजी, अताउल्ला तारड़, जिसने अहमद शरीफ चौधरी, जिसने हमारे तमाम तर जो जितने भी अहम लोग हैं और जितने भी मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उनको तो बैन कर दिया। लेकिन आज मुझे ये पता चला कि किसी बंदे की बहन का इंटरव्यू इंडियन मीडिया ने किया। क्या सोच के नहीं जाना चाहिए? क्या इस वक्त हुब्बुल वतनी का तकाजा नहीं है कि हम भी उस तरफ का रुख ना करें? और जिनको इंडिया ने बैन नहीं किया उनके बारे में देख लें। वो अफसार आलम साहब भी एक दिन कह रहे थे, नाम ले लेके, रिजवान रजी साहब भी कहते हैं नाम ले लेके, कि इन लोगों को बैन क्यों नहीं किया? इसलिए कि ये कहीं ना कहीं वो पैदा करते हैं तुम्हारे वाली सूरत हाल। लिहाजा हमें अब आंखें खोलनी चाहिए अंदरूनी सतह पे, हमें अपने तौर पे देखना चाहिए, मेंबरों महराब से आवाज आनी चाहिए, मीडिया को इसी तरह। और अभी रिजवान रजी साहब कह रहे थे ना कि अमन की आशा चल गई। नहीं रजी साहब, अमन की आशा वाले भी अब थोड़े से बेहतर हो गए हैं, अब तो वो फ्रंट लाइन पे भी आना शुरू हो गए हैं, खास प्रोग्राम भी कर रहे हैं, अपने स्लॉट से हटके भी प्रोग्राम करना शुरू हो गए हैं। और मैं वो जहां तक मोदी की बात हो रही थी, देखिए हिंदुस्तान के जो लोग हैं, जो मोदी ने उन्हें सिखाया, हमला आवर हो जाओ, मस्जिद ना छोड़ो, वो चर्च ना छोड़ो, औरत ना छोड़ो, टांगे तोड़ दो, तशद्दुद कर दो, अब मोदी को उन्हीं से सबसे ज्यादा खतरा है कि कहीं मेरियां लताई ना तोड़ दें। लिहाजा वो असला लेने की भी बातें करेगा, वो फिर से इश्ताल भी दिलाएगा, अपनी पुरानी तकरीरें भी नशर कराएगा। और वो कह रहा था दिमाग का मैं ठंडा हूं, खून का गर्म हूं। और नहीं भाई, तू इधर आ जरा, तेनू पता लगे हम दिमाग को भी इस्तेमाल करते हैं और खून भी हलाल का है अल्हम्दुलिल्लाह। हम जो करते हैं ना वो बाकायदा पूरी दुनिया को पता चल जाता है। लिहाजा मैं तो आखिरी जुमला यही कहूंगा कि हमें इस सारी सूरत हाल में जो बैरून मुल्क बैठे हुए लोग हैं
उन्हें फिर से एक दफा, और वजारत खारजा कमाल काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। खारजा अमूर पे हम जहां तक पहुंच रहे हैं, हमें चाहिए कि जो बैरून मुल्क बैठे हुए हमारे पाकिस्तानी हैं उनको एक दफा ये मौका दें कि वो सजदा सहव कर ले, तौबा करें, जो प्रोपेगेंडा मुहिम में शामिल बड़ा होते थे। अच्छा सा समझाया और बड़ा अच्छा मैसेज साथ ही दिया। एक बात आप मैं IMF पे आ जाएं। मुल्क की मैशत बहुत बेहतर हो गई है क्योंकि आपका हिसाब किताब बहुत अच्छा है और IMF ने भी एतराफ कर लिया है और बजट आने वाला है। हाँ जी, आम आदमी को बताएं किस हद तक रिलीफ मिलेगा। मुझे अमीन साहब को मैं थोड़ा सा इसके साथ ही कनेक्ट कर लूं चीजों को। ये जो अभी आपका मौजू चल रहा था, पाकिस्तान के वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं जी, वो उन दोस्त मुल्कों का तशक्कुर का दौरा कर रहे हैं हाँ, जिन्होंने इस जाना है अभी। हाल में पाकिस्तान का साथ दिया। खबर आई थी तो मैंने कहा कि बता दें कि चीन, तुर्की, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान को भी शामिल किया गया है। इसके हवाले से पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी कि ताजिकिस्तान क्यों शामिल हुआ। 4 ममालिक के दौरे पे जा रहे हैं और ये तशक्कुर का दौरा होगा कि उन्होंने इस पूरे मंजरनामे के अंदर हमारे साथ जो है वो की। IMF इसके बावजूद कि इस वक्त भारत पूरी लॉबिंग कर रहा है, पहले भी की, मुंह और की खानी उसके जो पड़ी। 23 एग्जेक्टिव मेंबर हैं जिनके अंदर भारत भी शामिल है और एक पाकिस्तान भी शामिल है, बाकी 21 को वो लॉबिंग कर रहा था कि पाकिस्तान को अगला लोन अप्रूव ना किया जाए। मुंह पे पड़ी। 23 में से 22 मेंबरान ने, जो एग्जेक्टिव बोर्ड है उसके मेंबरान ने पाकिस्तान के हक में वोट दे दिया, ठीक है, बल्कि उन्होंने इनाम दिया पाकिस्तान को भारत को फेंट लगाने का, यूं कह लीजिए, ठीक है। और इसके अलावा FATF को भी अप्रोच किया है उन्होंने कि पाकिस्तान को आपने ग्रे लिस्ट से क्यों निकाला, ठीक है। फिर जो नई जो उन्होंने दरखास्त दी, आपको पता है पाकिस्तान में भी एक पार्टी IMF को खत लिखती रहती है, दरखास्तें देती रहती है, उसको भी मुंह की ठीक खानी है? पड़ी। और उसको भी साथ भी वही होती है। ये पार्टी जो है ये तो नाश्ता लेके सुबह IMF के दफ्तर के बाहर बैठी होती है, अब आपकी फूड़ी कहाँ गई? आलू पालक का नाश्ता लेके ना। रजी दादा, वो जो आप थोड़ी सी इनकी फूड़ी डालते होते हो, वो भी मैं डालने लगा हूं। वो किसी की दादी आलू पालक बनते हुए छोड़ आई थी ना, वो आलू पालक लेके IMF के सामने बैठा होता है 4 बंदे लेके किराए के कि जनाब पाकिस्तान का लोन अप्रूव ना किया जाए। यानी वो पार्टी और मोदी साहब एक पेज पे हैं, सेम पेज है। फैजी साहब गौर कीजिएगा, वो एक पेज पे हैं और अब वो चले गए। फैजी साहब ने तो बता दिया है कि और वो पार्टी, उसके जर्नलिस्ट और उनके वो सारे लोग जिनको इंडिया ने बड़े बड़े यूट्यूबर और जर्नलिस्टों को, चैनल्स को पाकिस्तान के बैन किया, उनको नहीं किया। हाँ। एक बात फैजी साहब बता रहे थे। जी मैं थोड़ा सा इसमें, हमारा बजट, हमारा जो है ना IMF ने बजट प्रूव कर लिया, उनके आम रिजेक्ट कर दिए। IMF ने नहीं किया हमारा बजट, बेसिकली उनके आमों का क्या किया आपने? वो रिजेक्ट करवा दिए। IMF जो है वो उनके लॉन 150 कंटेनर जो है वो रिजेक्ट हुए थे उनके भारत के। लेकिन हैविंग सेड दैट, देखिए पाकिस्तान इस वक्त IMF के 25वें प्रोग्राम में है और IMF जो है वो पाकिस्तान की अब तक की डेवलपमेंट से बहुत मुतमईन है, ठीक है। जो नई प्रपोज्ड तजावीज़ हैं उनके अंदर गैस, बिजली और पेट्रोल की महंगाई शामिल है। हुकूमत ने इसी वजह से जो रीसेंट आलमी सतह के ऊपर पेट्रोलियम की कीमतें कम हुई हैं उसका इम्पैक्ट कंज्यूमर को पास ऑन नहीं किया ताकि कीमत ना बढ़ानी पड़े ना, वहीं पे मेंटेन की है। उसकी बजाय उन्होंने वो जो है ना वो बढ़ा दिया, वो जो होता है लेवी बढ़ा दी, ठीक है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ा दी, ओके, वेल एंड गुड। लेकिन जो उन्होंने कहा है कि ये जो गाड़ियां, और जिस तरह गाड़ियां पाकिस्तान के अंदर मोनोपोलाइज कर ली गई हैं उनकी कीमतें, मतलब कि यार कुछ भी नहीं होता, गाड़ी के पल्ले एवं करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ रुपया, दुनिया के अंदर 30 लाख की गाड़ी मिल रही है, हमें वही गाड़ी 1.5 करोड़ की मिल रही है। यानी पाकिस्तानी सेठों का पेट भारी नहीं रहा। तो लिहाजा उसने कहा है कि इसका बेहतरीन इलाज है कि इस्तेमाल शुदा गाड़ियां जो हैं उनकी दरामद के ऊपर टैक्स आप कम करें, उनकी दरामद को खोलें। पहले आप कहते थे कि 3 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी नहीं आ सकती, 5 साल से ज्यादा नहीं आ सकती। उन्होंने कहा जी ये खुले ताकि ये तो अपनी औकात पे आए ना। सही। इसके ये अलावा माफिया जो है, ये माफिया जो है, ये देखे ना आप, दूसरा 3 डब्बा गाड़ी जो है, 3 डब्बा गाड़ी, अब मैं तीन नाम डब्बा नहीं लेता कंपनी का, 3 डब्बा गाड़ी, जी। जिसका एक्सीडेंट हो जाए तो मैं कहता हूं जो दरमियान में बंदे बैठे हुए हैं उनको निकालना मुश्किल हो जाता है। निकालना क्या, उसके जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं सारे के सारे बंदे फौत हुए। कीमत पूछो 30 लाख से 50 लाख से 70 लाख। यार
क्या कीमतें आप मुकर्रर कर थोड़ी दी सी हैं? बेहतर अच्छा कर छोड़िए, ले ये बताएं तो कि करोड़ हुकूमत रुपए- का आईएमएफ का जो टारगेट है उसको अचीव करना कितना बड़ा चैलेंज था? देखिए, मैं इधर आ आपको जाए। बताऊं, ये दुश्मनाना ने मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान के जो दुश्मन थे, और जो कहते थे कि हमने ये लगाई हुई हैं आपके रास्ते में जगह जगह वो हमने खंदकें भी खोद दी हैं और हमने माइंस भी बिछा दिए हैं और आपके लिए रुकावटें खड़ी कर दी हैं और आपकी मईशत तो बस गई। क्या खूबसूरत प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान ने अपनी मुआशी टीम के साथ इस हद तक काम किया, उनके जो टारगेट्स थे उनको अचीव किया। और अब आईएमएफ ये कहता है कि हम पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के साथ खड़े हैं। ये जो आलमी बैंक है, जो हमारा वर्ल्ड बैंक, वो खुशी का इजहार कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर की मुआशी पॉलिसियों से वो खुश हैं और वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हाँ, इंडिया या और पाकिस्तान के दुश्मन या पाकिस्तान के अंदर की हमारी एक सियासी जमात जो क्यादत अडयाला जेल से जिसकी बावजूद होती आपके है, इतने मशवरों के वो नहीं मानते। और वो आज भी आईएमएफ को ये कह रहे हैं पाकिस्तान के शहरी होके पाकिस्तान को मिलने वाली रकम के खिलाफ बातें करते हैं। मैं कहता हूं कि बात यह है, प्राइम मिनिस्टर ने आज एक तकरीब में कहा है कि आलमी बैंक की जानिब से कंट्री पार्टनरशिप की बुनियाद पे जो 20 अरब डॉलर जो है उसकी जो यहाँ पर सरमायाकारी है, उसका जो तिजारत का हुजम है, मतलब इससे बड़ी बात क्या 20 है? अरब डॉलर की वो पाकिस्तान को फंडिंग करेगा और 20 अरब डॉलर की इजाफी होगी। ये 40 अरब डॉलर की फंडिंग अगले 8 साल के अंदर पाकिस्तान को होनी है वर्ल्ड बैंक और उसके एसोसिएट अदारों की तरफ से। लेकिन पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं करवा मैंने रहे। फैजी साहब आपकी तरफ आना है, बानी पीटीआई ने अमीन पॉलीग्राफ हफीज टेस्ट इस पे- क्यों मना इस पे- कर दिया, इस पे लेकिन एक मुझे यहाँ फिक्रा- पे लेनी है एक इस छोटी पे- सी ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। जवाद फैजी साहब, आपके लिए मैं एक बड़ा ही खूबसूरत सवाल छोड़ के गई थी कि आपके साहब के लिए एक जुमला मैं कह दूं। पहले मैं पॉलीग्राफ टेस्ट का झूठ पूछ लूं कि बोलने वाली क्यों मशीन, झूठ बोलने वाली मशीन जो है ना, वो झूठ पकड़ने वाली मशीन से भाग रही है। अब आप जाइए उनके पास। तो यही मैं पूछ रही हूँ कि वो क्यों भाग रहे हैं। वो तो सादिक और अमीन सर्टिफाइड। उस्मा बहारी ने सही कहा है कि इमरान खान अमीन- सच बोलने वाली मशीन अमीन से इधर है, सादिक- भाग रहे हैं। जी जवाद फैजी साहब। बड़ी खूबसूरत स्माइल आई है फैजी साहब के चेहरे पे। मसला पता क्या है, वो रजी साहब ने पहली गल मुका दी थी कि यार वो बंदा उसमें देखिए किस कदर चूरन बेचा गया यहाँ पे कि मगरब में बड़े निज़ाम अच्छा है, झूठ पे फलां हो जाता है, फलां मुल्क का वजीर आजम साइकिल पे आता है, लेकिन मैनू जेल ही साइकिल दे दो ताकि मैं वजीर आजम ही रहा। लिहाजा इस किस्म की कितनी ही चीजें हैं। और देखिए अगर तो ये सच्चे होते, अगर ये सर्टिफाइड जिस तरह भी बात हुई कि सादिक अमीन है, अदालत ने करार दिया, बेशक वो करार देने वाला आप लोग फिर रहा है, लेकिन मसला ये है कि अगर इतने बड़े सादिक अमीन थे, मैं अमीन हफीज की बात नहीं कर रहा, मैं उस सादिक अमीन की बात कर रहा हूँ। लिहाजा मसला ये है कि आते ना कहते आओ लेके आओ मशीन, मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूं क्योंकि मैं अपनी मर्जी से बात करता हूं। लेकिन जिसकी जिंदगी झूठ पे मुश्तमिल हो, जिसके देखिए ना, एक तरफ अमेरिका से भागे डीएनए टेस्ट नहीं दिया और पाकिस्तान में झूठ बोलने वाली मशीन का टेस्ट नहीं दे रही। यार बंदा करना की है, बस इस मुल्क को कितना पीछे धकेल दिया। बेटे तो अदालत में आ गए, बेटे तो मीडिया के सामने पेश कर दिए, भाईजान बेटी भी कर दीजिए और सारा कुछ कर दीजिए, आइए तो सही बात तो कीजिए। खुदारा यार इस मुल्क को कौम से मजीद इतना जुल्म न करे। इसराइल की मजम्मत आप नहीं कर सकते, खातमुन नबीयीन आप नहीं कह सकते, आप कुरान की आधी चीजें सुना के लोगों को जो है इधर उधर करके और फिर रिजवान रजी जैसा बंदा अब जेल में ही पूछ लेता है कि जनाब ये क्या है, नहिया मुनकिर भी तो है, अमर बिल मारूफ ही तो नहीं है। लिहाजा ये सारी चीजें दुनिया ने देख ली हैं।
मगर असल इशू ये है कि ये मशीनें जो है ना बाजी की मशीनों से निकले, इन मशीनों पे आए। और मैं समझता हूं कि एक वक्त मुझे लगता है वो एक अमीन हफीज साहब आपको याद होगा, वो ख्वाजा रियाज महमूद साहब अल्लाह बख्शे मेहर होते थे हमारे लाहौर के, आपको ये अच्छी तरह याद होगा। वो ना जब हमने एटमी धमाका किया ना, दिन भी आने वाले हैं 28 मई वाला मामला आ रहा है, तो जब एटमी धमाके हमने कर लिए तो वजीर आजम नवाज शरीफ जब लाहौर आए ना, तो ख्वाजा साहब की तकरीरें बड़ी मजेदार हुआ करती थी। हम हंसा करते थे कि जिस तरह वो पतंगा प्रेस लाहौर भी पड़ जाया करते थे स्पासनामे का, तो उन्होंने तकरीर की, उन्होंने कहा मैंने मियां साहब को कह दिया है अब वो वक्त आने वाला है जब कौम के बच्चे के हाथ में एटम बम होगा। वो तकलीफ तो जज्बाती थी लेकिन हंसी भी बड़ी हमें आई। लिहाजा इसी तरह चाहिए तो इसी तरह चाहिए तो ये कि अब हर बल्कि एक और जुमला रजी साहब आपकी नजर, ख्वाजा रियाज महमूद साहब उसी लाहौर के इस्तकबालिये में ये कह रहे थे कि मैंने मियां साहब को कह दिया है इन दहशत गर्दों को 900 गोलियां मार के जिंदा दफन कर दिया जाए, फिर तालियां वाजनियां सी। लिहाजा वो एक जज्बात और किस्म के थे। मुझे ये लग रहा है कि वो वक्त आने वाला है जब हर एक को ऐसी मशीन का सामना करना पड़ जाएगा, और बहुत सारे तो क्लियर हैं, हमें भी लगाई जाए और बाकियों को भी लगाई जाए, जो सब कुछ करके भी फिर से प्यारे और न्यारे हो जाते हैं उनको भी लगाई जाए। मैं तो कहता हूँ एक दफा सबका ये लगाएंगे। लेकिन रजी दादा मशीन मैं आपकी वैसे ही तलाह के लिए अर्ज करूं, एक दफा पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी का दफ्तर जो ठोकर न्याज बेच है, बड़ा जदीद तरीन दफ्तर है, नैब का दफ्तर भी साथ, नैब के दफ्तर के बिल्कुल दीवार अच्छा, दोनों की मिट्टी है। आप सादिक निकले हैं ना? मैं वहां पे गया एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। शुमाइला जरा देखना, ये मेरे प्रोग्राम का वक्त कम है, मैं अपने टॉपिक से इधर उधर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। सिर्फ मैं इतना बता दूं कि लोग जानना चाहते मुझे हैं वैसे भी आप पे यकीन है। ग्राफिक मशीन जो है सच बुलवाने वाली मशीन है क्या। जब मैं पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी में वहां पर मौजूद था, और डॉक्टर साहब का क्या नाम है? डॉक्टर अशरफ, वो अब इलाज के लिए लंदन अमेरिका गए थे, वही उनकी डेथ हो गई। वही उनकी जो पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी को बनाने वाले वही थे जिनको शहबाज शरीफ मौजूदा हमारे प्राइम मिनिस्टर लेकर आए थे। मैं ये बता रहा हूँ मशीन क्या है। जब मैं एजेंसी के ऑफिस में था, मुख्तलिफ उन्होंने इनको मशीन पे बिठा दिया, उन्होंने मुझे बिठा दिया। मैंने सोचा, अभी बार बार बात आती है ना कि बानी पीटीआई एक दफा इनकार कर गए, दूसरी दफा, अब तीसरी दफा भी वो सच बुलवाने वाली मशीन पॉलीग्राफिक मशीन में नहीं बैठ रहे। मैंने कहा कि मुझे जरा मशीन लगाएं तो मैं भी देखूं। ये रिकॉर्ड पे है, ये वीडियो टीवी चैनल्स पे चली, उन्होंने मुझे मशीन लगाई। मैंने कहा अच्छा देखते हैं। पहले मुझे वो बता रहे थे कि जी पहले आप ये बताएं कि फलां वाकया है तो ये इस तरह हुआ है जो सच है। मैंने कहा ठीक है इस तरह हुआ है। कहते जब हम आपको मशीनें लगाते हैं, सॉरी सिस्टम पूरा लगाया। अच्छा लगाने के बाद मुझे कहते हैं अब आपने झूठ बोलना है, जो बात आपने बताई है वो नहीं, अब आपने झूठ बोलना है कि वाकया उस तरह नहीं, कोई और तरीके से बताएं। मैंने अब जाहिर वाकया ऐसा हुआ ही नहीं था। ये मैं आपको बता रहा हूं कि पॉलीग्राफिक मशीन क्या है, क्या फैक्ट है। जैसे ही आप झूठ बोलते हैं तो डेफिनेटली आप इंसान हैं, आपकी हार्ट बीट, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी बॉडी का जो निजाम है वो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। जैसे ही वो होता है, जो मशीन की सारा ईसीजी की तरह वो चीजें लगी होती हैं, वो मशीन में जो ग्राफिक्स आ रहे होते हैं वो सारे, जब आप ओरिजिनल बोले थे तब वो किस तरह चलते हैं, जब आप सच बोले, और जब आप झूठ बोल रहे हैं तो वो जो ईसीजी की तरह वो मशीन के ऊपर वो ग्राफ्स आ रहे होते हैं, वो बिल्कुल टूटते हैं मुख्तलिफ जगहों से आके। तो दैट्स व्हाई मशीन ये बताती है कि अमीन हफीज ने इस मुकाम पे झूठ बोला, और साथ रिकॉर्डिंग होती है। मतलब वो फिक्र अमीन हफीज ने। फैजी साहब, अगर बंदा जो है वो पक्का टक्का झूठा हो और उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस हो झूठ बोलने की, तो उसको क्या फर्क पड़ता है? उसको टेस्ट करवा लेना चाहिए था रजी दादा। अच्छा रजी दादा, अब मैं अपने क्वेश्चन की तरफ आऊंगी क्योंकि ये तो हो गया हमारा। नहीं, मसला तो अभी जो ब्रादर अमीन हफीज कह रहे थे ना, मसला तो पकड़ा जाना है वहां पे, पकड़ा तो वहां पे जाना है जब वो दिल की धड़कन
ऊपर नीचे होगी तो असल तो वहीं से है ना, गैब का इल्म तो नहीं किसी मशीन को भी हो सकता, लेकिन जब आप ये किसी से पूछ लें कि तू झूठ बोल रहा है किसी के हाल तो बंदा सोच में पड़ जाता है यार कि बोल रहा तो नहीं होगा। नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के साथ जी, और उन जर्नलिस्टों को बच्चों से लेकर। मुलाकात की जो जख्मी हुए हमले में, उनकी तिमादारी भी की, उनको हौसला भी दिया। और बच्चों को देख के लग नहीं रहा था कि उनके कोई हौसले कोई कम हुए हैं, और उनकी फैमिलीज से भी मिले। नहीं, वो बच्चे भी नहीं देखे जा रहे थे, बच्चे भी नहीं देखे जा रहे। ठीक है। और जिस तरह वो जख्मी हुए हैं और जिस तरह वो हौसले में हैं, ये उन्हीं का हौसला है। क्या बात हैं? वो और देखिए, वो आपने बच्ची जो सूबेदार कह रही सलीम, थी, रजी दादा, सूबेदार सलीम जो हैं उनका भी बयान सुना ना। मैं कहता हूँ मतलब अभी रजी दादा देखें, वो इतना प्यारा बच्चों के साथ जब भी वो इस तरह की बात होती है, आर्मी के हवाले से, हमारे शोहदा के हवाले से, गाजियों के हवाले से, और स्पेशली जब भी ये आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों के हवाले से, सच्ची बात है हर बाप और हर इंसान का दिल जो और आंखें जो है वो नम हो जाती हैं। रजी दादा की बिल्कुल इस वक्त ये कैफियत है। मैं कहता हूँ आज ये जो 21 मई का ये बलूचिस्तान का जिला हुसदार में होने वाला ये जो आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों की बस के ऊपर ये इंडिया के एजेंटों ने जिस तरह दहशतगर्दी की, इतनी मजमून जबरदस्त किस्म की इन्होंने ये गंदी हरकत की है, मासूम बच्चों के ऊपर इतना बड़ा जुल्म किया है। वो नन्हे मासूम बच्चे क्या बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हमारा मोराल ना डाउन हुआ है ना होगा, हम पढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम पाकिस्तान के दुश्मनों को नेश्तो नबूद करेंगे। एक बच्चा, एक बेटी ये कह रही थी मुझे, रजी दादा, वो मैं कहता हूँ मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। बच्ची कह रही थी कि मैं पायलट बनूंगी, मैं इंडिया के अंदर जाकर, इंडिया में घुसकर उनके जो तनसीबात है आर्मी की वो तबाह करूंगी, लेकिन कोशिश करूंगी कि किसी खतून, किसी बच्ची के ऊपर कोई आंच तक न आए। ये है हमारा इस्लाम और बड़ा ये है दुश्मन हमारी बना नस्ल। फिरता है जो बच्चों से डरता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेरा प्रोग्राम के आखिर में इसे मैसेज समझ लीजिए या नसीहत समझ लीजिए। अददी बर्तरी के खुफ्त में मुब्तला मोदी, हम वो हैं जिन ये तादाद मायने नहीं रखती। हमने गज़वा बदर में 313 होकर भी हजारों के लश्कर को रोंद डाला। हमने जंगे यरमूक में 36,000 होकर भी 2 लाख के लश्कर को गाजर मूली की तरह काट कर रख दिया। हम तारिक बिन ज़ियाद के वारिस हैं, जो दुश्मन की तादाद से मरऊब नहीं बल्कि कश्तियों को ही आग लगा के वापसी का कोई रास्ता नहीं, फतह या मौत बस। हम मोहम्मद बिन कासिम की सूरत में आए तो राजा दाहर जैसे अजीम बादशाह के इक़्तिदार का सूरज गुरूब कर दिया। मोदी साहब, हमें गौर से देखो, हम उस मोहम्मद अली जिन्ना के पैरोकार हैं जिसने अहले इक़्तिदार अंग्रेज को बावर करवा दिया कि हम अक़लियत नहीं और ना ही हम अक्सरियत के इस ज़ोम में मुब्तला हिंदुओं के गुलाम बनने के लिए तैयार हैं। हमारी अपनी पहचान है, सो हमारा वतन भी अलग होगा। और तुम्हारे हिंदू अक्सरियत के इस गुरूर को हमने अपने पैरों तले कुचल कर अलग वतन भी ले लिया। याद कीजिए मोदी साहब, 1965 में भी तादाद और ताकत की इसी गलती ने तुम्हें रुस्वा कर दिया। हमने तुम्हारे सिपाहियों के साथ तुम्हारे टैंकों को भी कब्रिस्तान चुविंदा में बना डाला। मोदी साहब, ये भी तारीख का हिस्सा है कि हमारे जवानों की बहादुरी की दास्तानें तुम्हारे फौजी अफसर खुद तहरीर करते हैं। तुमने हमेशा छुपकर वार किया और हमने हमेशा आंखों में आंखें डालकर बताकर वार किया। सूबेदार सलीम की ललकार सुनो, जिसके बच्चों को तुमने नाहक शहीद तो कर दिया मगर उसके जज्बे को फिर भी शिकस्त नहीं दे सके। हमारे डीजी ISPR ने भी ये वाजिया कर दिया कि हम हिंदुस्तान से ना कभी मरऊब हुए हैं और ना होंगे। मोदी सरकार, याद तो होगा कि 9-10 मई की शब हमारी बहादुर फौज ने तुम्हारा अददी बर्तरी का गुरूर जमीन बोस कर दिया और तुम अमेरिका के कदमों में गिर गए।
महाराज बचा लीजिए, रोकिए पाकिस्तान को, रोकिए महाराज, भगवान के लिए बचा लीजिए हमें। 78 साल के बूढ़े मोदी, मेरा तुम्हें पैगाम है कि तुम तो अपनी जिंदगी गुजार चुके, अपनी कौम पर तरस खाओ, वरना याद रखो तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।